इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर है जो कि कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए और कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें कीबोर्ड है, माउस है। जब हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो उससे कंप्यूटर में एंट्री होती है। इसी तरह हम कीबोर्ड के साथ कोई फाइल ओपन कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। मतलब कि हम कीबोर्ड को यूज़ करते हुए कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसी तरह माउस के साथ भी हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम किसी भी जगह पर क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं किसी फाइल को, हम कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। जब हम किसी जगह पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली एक एंट्री ही होती है, इस मतलब कि इंस्ट्रक्शन दी जाती है कंप्यूटर को कि इस जगह पर क्लिक हो या ये फाइल ओपन हो। तो इस तरह से हम माउस के साथ कंप्यूटर में एंट्री करते हैं और कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस की। टाइप्स में सबसे पहले है कीबोर्ड, उसके बाद है पॉइंटिंग डिवाइसेस और उसके बाद है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड पे। कीबोर्ड इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस दैट enables a user to input text into a computer or any other electronic machinery। मतलब कि कीबोर्ड एक ऐसा पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल डिवाइस मीन्स ऐसा डिवाइस जो कि सीपीयू के साथ एक्सटर्नली हम अटैच कर सकते हैं। कुछ डिवाइसेस होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं, जैसे कि प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, एटसेट्रा। लेकिन जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो हम कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली अटैच करते हैं, उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। कीबोर्ड भी उनमें से एक है। कीबोर्ड एक ऐसा पेरिफेरल डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब कीबोर्ड की भी कई किस्में होती हैं, उसमें से हम दो टाइप्स को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है न्यूमेरिक कीबोर्ड। कीबोर्ड पे आपको राइट साइड पे ये ब्लॉक नज़र आता होगा जहाँ पर आपको सिर्फ नंबर्स देखने को मिलेंगे, आपको लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसे हम कहते हैं न्यूमेरिक कीबोर्ड, जहाँ पर सिर्फ नंबर्स होते हैं। इसी तरह जब आप एटीएम मशीन पर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको पिन कोड एंटर करने के लिए न्यूमेरिक कीबोर्ड ही दिया गया होता है। वहाँ पर लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स आप एंटर नहीं कर सकते, तो उसको हम कहते हैं न्यूमेरिक कीबोर्ड, जिसमें सिर्फ नंबर्स हों। उसके बाद है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड, जिसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों ही हों। जैसे आप नॉर्मल कीबोर्ड यूज़ करते हैं उनमें नंबर्स भी होते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखें तो सबसे टॉप वाली लाइन पे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे और उसके नीचे आपको अल्फ़ाबेट्स दिख रहे होंगे। तो ये है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड। तो कीबोर्ड बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर में डाटा एंटर कर सकते हैं और इससे हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, हम कंप्यूटर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो उसके बाद बारी आती है पॉइंटिंग डिवाइसेस की। पॉइंटिंग डिवाइस वो डिवाइस है जिससे हम कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब कर्सर क्या है, या कर्सर को हम पॉइंटर भी कहते हैं, ठीक है। अब कर्सर, ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है मूव होता हुआ, इसे हम कर्सर कहते हैं या पॉइंटर कहते हैं। इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं उनको हम पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। उनमें सबसे पहले है माउस, उसके बाद है ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, पॉइंटिंग स्टिक, पेन इनपुट, टच पैड और टच स्क्रीन। अब इन सब डिवाइसेस को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले है माउस। माउस तो एक बहुत ही कॉमन डिवाइस है जिसको सब जानते होंगे, ठीक है, जिससे हम कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल जैसे कि अभी भी मैं माउस के ज़रिए इस एरो को कंट्रोल कर रहा हूँ, इस कर्सर को कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। माउस के ऊपर दो बटन लगे होते हैं, एक लेफ़्ट क्लिक होता है और एक राइट क्लिक होता है। लेफ़्ट क्लिक से हम किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और राइट क्लिक से एक मेन्यू ओपन होता है जिससे हम किसी फाइल को ओपन भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कट या पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से माउस काम करता है। दरमियान में आपको ये टायर लगा हुआ नज़र आता होगा जिससे हम स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से माउस काम करता है। ये एक बहुत ही कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी माउस की तरह ही काम करता है, लेकिन माउस को हम मूव करते हैं, लेकिन इसको हम मूव नहीं करते। ये एक स्टेशनरी डिवाइस है। स्टेशनरी मीन्स साकिन, एक ही जगह पर रहने वाला, हरकत ना करने वाला। ये एक ही जगह पर डिवाइस रहता है। इसके टॉप पे एक बॉल लगा होता है जिसको हम जब रोटेट करते हैं तो उसकी रोटेशन के साथ वो एरो मूव होता है। हम जिस भी डायरेक्शन में इस बॉल को रोटेट करेंगे उस डायरेक्शन में एरो मूव होगा, ठीक है। तो जिस जगह पर हमने क्लिक करना हो वहाँ पर एरो को ला के हम क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ भी बटन लगी होती हैं, मतलब कि सेम माउस की तरह ही काम करता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा पुराना डिवाइस है, अब बहुत ही कम यूज़ होता है, अब माउस ने इसकी जगह ले ली है। तो उसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी जो है ना एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, जो कि
कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपको एक हैंडल की तरह नज़र आता होगा, ठीक है। जो आप कभी आप वीडियोस गेम खेलते होंगे तो वहाँ पर भी हैंडल लगे होते हैं और बटन्स होते हैं, उसी तरह की ये हैंडल होता है, ठीक है। हम जिस डायरेक्शन में हैंडल को मूव करते हैं उस डायरेक्शन में कर्सर जो वो मूव होता है। अगर हम हैंडल को फॉरवर्ड मूव करें तो कर्सर ऊपर जाएगा, राइट साइड को मूव करें तो राइट साइड पे जाएगा। मतलब कि हम जिस भी डायरेक्शन में इस हैंडल को, इस जॉयस्टिक को मूव करेंगे उस डायरेक्शन में पॉइंटर जाएगा। तो इस तरह से जॉयस्टिक की मदद से हम कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब इस डिवाइस का इस्तेमाल भी बहुत कम है, ना होने के बराबर है, ठीक है। माउस ने हर चीज़ को रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद है पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक जो है वो आपको लैपटॉप या नॉर्मल कीबोर्ड के दरमियान में छोटा सा ही डॉट सा नज़र आता होगा, जिसको हम पॉइंटिंग स्टिक कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम प्रेशर अगर डालें और इसको थोड़ा सा मूव करें तो कर्सर मूव होता है, ठीक है। आपने अक्सर ये डॉट देखा होगा, ये रेड कलर का होता है या कुछ कीबोर्ड्स में कुछ और कलर का भी होता है, ठीक है। जिसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रेशर डालें तो कर्सर जो है वो मूव होता है, ठीक है। थोड़ा अपर साइड पे प्रेशर डालें तो कर्सर ऊपर जाएगा, राइट साइड पर प्रेशर डालेंगे तो कर्सर राइट जाएगा, ठीक है। इस तरह से जिस तरफ भी हम प्रेशर डालेंगे उस तरफ कर्सर जो है वो मूव होगा। तो इस तरह से पॉइंटिंग स्टिक जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर काम करती है। उसके बाद है पेन इनपुट। कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जिनसे हम पेन के ज़रिए इनपुट देते हैं। जिस तरह के सैमसंग की नोट सीरीज़ आपने देखी होगी, उसके साथ पेन लगा होता है, ठीक है। वो पेन के ज़रिए हम किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर हम क्लिक कर सकते हैं। जिस तरह हम माउस से कर्सर की मदद से हम किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर क्लिक करते हैं, इसी तरह पेन इनपुट से हम किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर पेन के ज़रिए हम क्लिक कर सकते हैं। इस तरह हम डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करते हैं और डिवाइस में डाटा एंट्री करते हैं, ठीक है। तो ये है पेन इनपुट। उसके बाद है टच पैड, जिसको हम ट्रैक पैड भी कह सकते हैं। ये लैपटॉप में आपको नज़र आता होगा, ये जो मैंने हाईलाइट किया है एरिया, इसको हम कहते हैं ट्रैक पैड। ये आपको लैपटॉप में नज़र आता होगा, ठीक है। लैपटॉप के साथ क्योंकि एक्सटर्नल माउस नहीं लगा होता, इसके साथ बिल्ट इन ये ट्रैक पैड होता है, जिससे हम कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये माउस का अल्टरनेटिव है, ठीक है, माउस का मुतबादिल है, जिससे हम कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ भी लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक लगी होती हैं, जिस तरह माउस के साथ लगी होती हैं, ठीक है, जिनसे हम सेम वही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो कि माउस के बटन से हम करते हैं, ठीक है। तो ये है टच पैड, जिसको हम ट्रैक पैड भी कहते हैं, जिससे हम कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन तो एक बहुत ही कॉमन नॉर्मल चीज़ है, जिसको आज के दौर में सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। हम सब के पास स्मार्टफोन, टच मोबाइल हैं। हमें अगर किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर क्लिक करना हो तो हम सिंपली वहाँ पर जो है अपनी फिंगर टच करते हैं और वहाँ पर मतलब कि वो एंट्री हो जाती है। मतलब कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं डिवाइस को कि इस जगह पर क्लिक हो, ठीक है, या ये वाली फ़ाइल ओपन हो, ठीक है। इसी तरह जब कीबोर्ड हम ओपन करते हैं, चैट करते हैं, तो कीबोर्ड एक हमारे सामने आता है, हम टच करके उस कीबोर्ड की कीज़ को प्रेस करते हैं और उससे डाटा एंट्री होती है। तो ये है टच स्क्रीन। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर क्लिक करने के लिए इस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं। तो उसके बाद बारी आती है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जिनसे कंप्यूटर में डायरेक्टली एंट्री हो जाती है। मतलब कि हम कीबोर्ड या माउस से डाटा मैनुअली एंटर नहीं करते, इन डिवाइसेस से कंप्यूटर में डायरेक्टली एंट्री हो जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर बारकोड रीडर है। बारकोड रीडर को हम बारकोड स्कैनर भी कह सकते हैं। वो एक ऐसा स्कैनिंग डिवाइस है जिसके सामने हम बारकोड अगर रखते हैं, बारकोड आपको वर्टिकल लाइंस में नज़र आता होगा, हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। उस स्कैनिंग डिवाइस के आगे हम बारकोड रखते हैं, तो वो स्कैनिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, वो जब बारकोड को स्कैन करता है तो उस बारकोड की सारी डिटेल्स कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली इनपुट हो जाती हैं, ठीक है। हम मैनुअली कीबोर्ड से एंटर नहीं करते, वो हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन से डिवाइस किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले है बारकोड रीडर, उसके बाद है MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, उसके बाद है OMR, उसके बाद OCR फैक्स मशीन, स्कैनर, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड्स और वीडियो और ऑडियो इनपुट। अब हम इन डिवाइसेस को एक एक करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आपको ये वर्टिकल लाइंस नज़र आती होंगी, ये जो राइट साइड पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये तकरीबन हर प्रोडक्ट पे ये ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट पे लिखा होता है ये बारकोड, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे आपको स्कैनर नज़र आ रहा होगा जो कि बारकोड रीडर है, ठीक है। ये बारकोड स्कैनर भी हम कह सकते हैं। जब आप किसी भी बड़ी शॉप पे जाएं, यूटिलिटी स्टोर पे जाएं, ठीक है, उनके पास स्कैनिंग डिवाइसेस होते हैं
जो कि बारकोड को स्कैन करते हैं, और वो स्कैनर्स कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। जब वो बारकोड को स्कैन करते हैं तो सारी की सारी डिटेल्स उस प्रोडक्ट की कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाती हैं डायरेक्टली। वो जो है वो मैनुअली उसे एंटर नहीं करते कंप्यूटर में, कीबोर्ड या माउस से डायरेक्ट एंट्री हो जाती है। ठीक है, कि उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उसका टाइटल क्या है, सारी की सारी डिटेल्स खुद ब खुद उस कंप्यूटर में आ जाती है। तो इस तरह से बारकोड रीडर काम करता है एज अ सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। तो उसके बाद है मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन। ये ज़्यादातर बैंक्स में यूज़ होता है चेक्स को वेरीफाई करने के लिए। चेक्स के ऊपर मैग्नेटिक इंक का इस्तेमाल किया गया होता है। तो जब हम चेक इस डिवाइस में डालते हैं तो ये डिटेक्ट करता है उस मैग्नेटिक इंक को। अगर तो मैग्नेटिक इंक लगी हुई है तो ये बता देता है कि ये चेक ओरिजिनल है, मतलब कि वैलिड है। अगर तो मैग्नेटिक इंक इसे डिटेक्ट नहीं होती तो वो चेक फेक होगा, मतलब कि चेक की ओरिजिनलिटी को वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से MICR काम करता है। उसके बाद है OMR। OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, जब आप MCQs सॉल्व करते हैं, जब आप कोई टेस्ट देने जाते हैं कोई जॉब के लिए या कोई अपने मैटर के इंटर इम्तिहान के लिए, तो आपको एक बबल फिल करने के लिए एक शीट दी जाती है जिसको हम कंप्यूटराइज शीट भी कहते हैं। ठीक है, तो वो जो बबल फिल किए होते हैं वो असल में मार्क होते हैं। ठीक है, ये जो डिवाइस है ना OMR, ये मार्क को डिटेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, मतलब कि मार्क को रिकॉग्नाइज करता है। जब वो बबल फिल वाली शीट हम इस डिवाइस में डालते हैं तो ये जो बबल फिल हमने किए होते हैं उनको रीड करता है, मतलब कि मार्क्स को डिटेक्ट करता है और हमें बताता है कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, अगर मैनुअली चेक किया जाए तो बहुत टाइम लग जाता है। ये बबल फिल करने वाली शीट हमें इसलिए दी गई होती है क्योंकि ये उन्होंने OMR से गुजारनी होती है, मतलब कि ऑटोमेटिक इसकी चेकिंग होनी होती है। जो OMR है वो मार्क को डिटेक्ट करता है कि कौन सा बबल फिल हुआ है, उसके मुताबिक वो बताता है कि ये आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो OMR का टेस्ट चेकिंग के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद है OCR। OCR का इस्तेमाल आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये जो आपको मैंने हाईलाइट किया है ये है OCR। OCR क्या करता है, किसी भी पेज के ऊपर अगर हम OCR को जो है वो रखें तो वो उस पेज के ऊपर जो भी टेक्स्ट है उसको डिजिटल फॉर्म में अपने पास सेव कर लेता है। मीन्स के फ़र्ज़ करें कि एक PDF फाइल है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि उसमें से कोई टेक्स्ट कॉपी करें तो आप इजीली उस PDF फाइल में से टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक इमेज फाइल है उसमें से मैं कहूँ कि इस टेक्स्ट को कॉपी करो, या कोई न्यूज़पेपर है उसमें से अगर मैं आपको कहूँ कि टेक्स्ट को कॉपी करें तो आप उस टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप गूगल पर जाके लिखें OCR ऑनलाइन, वहाँ पर आपको बहुत सारे टूल मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे हम इमेज में से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये क्या करता है जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन। ये करैक्टर को रिकॉग्नाइज़ करता है, जो भी करैक्टर्स लिखे होते हैं पेज के ऊपर ये उनको रिकॉग्नाइज़ करता है और डिजिटली फॉर्म में अपने पास सेव कर लेता है। तो इस तरह से OCR काम करता है, करैक्टर को रिकॉग्नाइज़ करता है, इमेज फॉर्मेट में भी जो भी टेक्स्ट लिखा होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लाता है, डिजिटली फॉर्म में अपने पास सेव कर लेता है। उसके बाद है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन पुराने वक्त में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, अब भी यूज़ होती है लेकिन बहुत कम। इससे क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉनिकली किसी डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। क्या होता है, कोई भी हमारे पास पेपर है, डॉक्यूमेंट है, अगर हमने किसी को सेंड करना और वो बहुत दूर है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फैक्स मशीन के अंदर हम वो डॉक्यूमेंट रखते हैं, वो स्कैन करता है और वो डिजिटली फॉर्म में अगले बंदे को सेंड कर देता है। ठीक है, और जिसको सेंड होता है वो फिर उसको प्रिंट आउट निकाल लेता है। तो इस तरह से पहले वक्तों में फैक्स मशीन का इस्तेमाल हुआ करता था, अब भी होता है लेकिन बहुत कम। इसके अल्टरनेटिव वेज बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, जैसे कि ईमेल्स आ चुकी हैं, हम व्हाट्सएप पे एक दूसरे को PDF फाइल सेंड कर लेते हैं, मैसेंजर पे कर लेते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे सोर्सेज हैं। उसके बाद है स्कैनर। स्कैनर आज के दौर में एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डिवाइस है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पेपर है, अगर हम कहते हैं कि वो पेपर हमारे पास कंप्यूटर में डिजिटली फॉर्म में हमारे पास आ जाए, तो उसका एक तो तरीका ये है कि आप सिंपली पिक्चर लें उसकी और कंप्यूटर में कॉपी कर लें, लेकिन उससे क्या होगा कि पिक्चर इतनी क्लियर भी नहीं आएगी और उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है कि जिसके अंदर हम कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हैं, कोई भी पेज रखते हैं, उसको स्कैन करके डिजिटली फॉर्म में हमारे पास कंप्यूटर के अंदर ले आता है। ठीक है, जो हमारे पास हार्ड कापी होती है उसको सॉफ्ट कापी में कन्वर्ट करके हमारे पास इमेज की सूरत में आ जाता है। ठीक है, वो हमारी मर्ज़ी, हम उसे इमेज की सूरत में रखें या PDF फाइल की सूरत में रखें। ठीक है, और बहुत ही हाई क्वालिटी में और बहुत ही लो साइज़ में होता है। ठीक है, तो ये फ़ायदा है स्कैनर का। तो इस तरह से हम किसी भी हार्ड कापी को सॉफ्ट कापी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। उसके बाद है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स।
आपको एटीएम कार्ड की बैक साइड पे ये मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी हुई नज़र आती होगी, जो कि मैंने हाईलाइट की है। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप। ये जब एटीएम मशीन में हम एंटर करते हैं तो खुद ब खुद सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस कार्ड से उस एटीएम मशीन में चली जाती है कि इस कार्ड का नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, और जो भी इसका पिन कोड हम एंटर करते हैं, पिन कोड एंटर करने के बाद सारी की सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं, हमारे अकाउंट की कितने पैसे हैं, ये वो सारा कुछ, मतलब कि खुद ब खुद एंट्री हो जाती है। हमें मैनुअली एंट्री नहीं करनी पड़ती। हम जैसे ही कार्ड को उधर एंटर करते हैं एटीएम मशीन में, खुद ब खुद सारी की सारी एंट्री हो जाती है। तो इस तरह से मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स काम करते हैं। उसके बाद है स्मार्ट कार्ड्स। इस कार्ड पे आपको एक चिप लगी हुई नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसी तरह की चिप आपको सिम कार्ड पे भी नज़र आती होगी, इसी तरह की चिप आपको मेमोरी कार्ड में भी नज़र आती होगी। आप मेमोरी कार्ड की मिसाल ले लें, ठीक है। मेमोरी कार्ड जब आप किसी डिवाइस में एंटर करते हैं तो खुद ब खुद सारी की सारी डिटेल एंटर हो जाती है उस डिवाइस के अंदर कि इसकी टोटल स्पेस क्या है और फ्री स्पेस कितनी है और इसके अंदर क्या क्या जो फाइल्स वगैरह सेव हैं, ठीक है। इसी तरह सिम कार्ड अब अगर आप किसी डिवाइस में एंटर करें तो खुद ब खुद सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ये कौन सा नेटवर्क है, इसका फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है, एटसेट्रा। इस तरह की डिटेल खुद ब खुद डिवाइस के अंदर एंटर हो जाती है। तो ये भी एक सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस की तरह ही काम करता है। उसके बाद है वीडियो और ऑडियो इनपुट। वीडियो इनपुट भी एक सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस की तरह ही काम करता है। मिसाल के तौर पर डिजिटल कैमरा है, ठीक है। हम जो भी आउटसाइड हमारे जो इन्वायरमेंट है हम उसको उसमें कैप्चर करते हैं, मतलब कि हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी एंट्री डायरेक्ट आ रही होती है डिजिटल कैमरे के अंदर, ठीक है। तो ये है एक डायरेक्ट एंट्री, मतलब कि सारे के सारे इन्वायरमेंट को हम कैप्चर कर रहे होते हैं डिजिटल कैमरे के अंदर। हम कोई मैनुअली इनपुट नहीं दे रहे होते, हम कोई माउस से या कीबोर्ड से मैनुअली इनपुट नहीं कर रहे होते, बल्कि खुद ब खुद सारे का सारा इन्वायरमेंट कैप्चर हो रहा होता है उस डिवाइस के अंदर। तो इस तरह से वीडियो इनपुट डिवाइसेस काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए भी डायरेक्ट कंप्यूटर में एंट्री होती है। जिस तरह से आप माइक यूज़ करते हैं तो माइक से भी जब आप कोई चीज़ बोलते हैं तो डायरेक्ट कंप्यूटर में एंटर हो जाती है। हम मैनुअली कीबोर्ड से माउस से एंट्री नहीं करते। हम जैसे ही कुछ बोलते हैं वो सारी का सारी रिकॉर्डिंग हमारी कंप्यूटर में डायरेक्ट एंटर हो जाती है, मतलब कि डायरेक्ट हमारी जो रिकॉर्डिंग, हमारी जो आवाज़ है वो डिवाइस में जाकर सेव हो जाती है, चाहे वो मोबाइल है चाहे वो कंप्यूटर है। तो इस तरह से ऑडियो इनपुट डिवाइसेस काम करते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो अभी तक पढ़ा उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। हमने देखा इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, और उनकी टाइप्स को हमने देखा। उनकी टाइप्स में हमने सबसे पहले कीबोर्ड को देखा, उसके बाद पॉइंटिंग डिवाइसेस हमने पढ़े। पॉइंटिंग डिवाइस में काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक एटसेट्रा। इनको हमने एक एक करके देखा। उसके बाद हमने सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस को देखा। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनसे हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो हमने एक एक करके सारे के सारे हमने देखे। तो इस वीडियो में हमने जितने भी इनपुट डिवाइसेस थे उन सबको देख लिया। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।